राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित किया जाना। राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का या प्रावधानों को निलंबित किया जाना। द प्रेसिडेंट में सस्पेंड any provision, all or any provision of the Constitution relating to any body, authority or of the government। भारत के राष्ट्रपति किसी भी निकाय, किसी भी प्राधिकारी, किसी भी अधिकारी से संबंधित इन्हीं भी संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकते हैं। किसी भी निकाय या किसी भी अधिकारी या राज्य सरकार से संबंधित किन्हीं भी प्रावधानों को निलंबित कर सकते हैं। निलंबित का मतलब ये प्रावधान जब तक इमरजेंसी लागू होगी तब ये संवैधानिक प्रावधान लागू नहीं होंगे। इनके ऑपरेशन को, इनके लागू किए जाने को सस्पेंड कर सकते हैं। द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजंस में बी सस्पेंडेड रिलेटिंग टू एनी बॉडी और अथॉरिटी, बट देयर इज वन एक्सेप्शन टू इट। इसका एक अपवाद है, वो लिखिए, देयर इज एन एक्सेप्शन टू इट। देखो, कल हमने ये भी देखा था वो किसकी पावर्स ले सकते हैं। राज्य सरकार की सभी शक्तियों को ले सकते हैं, गवर्नर की पावर को ले सकते हैं, किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, परंतु वे एक पावर नहीं ले सकते। ऐसे ही एक प्रोविजन को वो सस्पेंड नहीं कर सकते, वे हाईकोर्ट की पावर्स को ग्रहण नहीं कर सकते। ही कैन नॉट एज्यूम द पावर्स ऑफ द हाईकोर्ट। फर्स्ट लिखो एक्सेप्शन में, द प्रेसिडेंट कैन नॉट एज्यूम the powers of the High Court। भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्तियों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट सस्पेंड द प्रोविजंस relating to High Court। To High Court in the state। वे राज्य में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकते हैं। हाँ, ज्वाइन कर लिया ना? ठीक 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 ठीक। भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकते हैं। न तो हाईकोर्ट की पावर को खुद ले सकते हैं, न हाईकोर्ट से संबंधित प्रावधानों को निलंबित कर सकते हैं। खास तौर से इसमें कौन सा प्रोविजन होता है? आर्टिकल, हम देखते हैं ना, रिट्स से संबंधित। इस इमरजेंसी के दौरान उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता बनी रहेगी। द पावर कन्फर्ड ऑन द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड अदर प्रोविजंस कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ये रिट जारी करने की होती है ना, 5 रिट है, हेबियस कॉर्पस एटसेट्रा। वो रिट जारी करने की शक्तियां जो है वो जो है राष्ट्रपति
खुद ग्रहण नहीं कर सकते, न ही यह प्रावधान बना सकते हैं कि रिट जारी करने से संबंधित प्रावधान निलंबित रहेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट लीजिए, फोर्थ, कन्फरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स। कन्फरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियों को प्रदत्त किया जाना, विधायी शक्तियों को दिया जाना या प्रदत्त किया जाना। देखिए सेकंड पॉइंट में आपने क्या पढ़ा वो पहले वापस पढ़ो, फिर वो क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट में आपने ये पढ़ा था कि भारत के राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। यही था ना, दैट पार्लियामेंट में एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर। जब भारत के राष्ट्रपति ये बात डिक्लेयर कर देते हैं तो पार्लियामेंट भी एक डिक्लेरेशन कर सकती है ना। पहली बात तो क्या सर, जो मैंने पहले बताई, if the president of India declares that the parliament shall exercise the power of the state legislature, then parliament may delegate this power to the president itself. कि जब भारत के राष्ट्रपति यह घोषणा कर देते हैं कि विधानमंडल की शक्तियां संसद के द्वारा प्रयोग की जाएगी, तब संसद भारत के राष्ट्रपति को ऐसी विधि बनाने के लिए ऑथराइज कर सकती है। लिख दें हिंदी में, जो पहले है हिंदी वाले लिख लो। जब भारत के राष्ट्रपति यह घोषणा कर देते हैं कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा, तब संसद यह प्रस्ताव पारित कर सकती है कि नंबर 1, फर्स्ट, नंबर 1 में लिखो, भारत के राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। भारत के राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। सेकंड, भारत के राष्ट्रपति ऐसी विधि बनाने की शक्ति को किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेंगे। अन्य प्राधिकारी को डेलीगेट या प्रत्यायोजित कर सकेंगे। अब इंग्लिश में लिख दे, when the parliament declares that the legislative power, सीधा लिख दो, that the legislative powers of the state legislature shall be exercised
shall be exercised by the parliament, by the parliament. Then कोमा लगा के लिख दो, then parliament may declare, then parliament may confer, then parliament may confer powers on the president to legislate on state list. ये लीजिए, ऐसा भी लिख सकते हैं. Then the parliament may confer powers on the president to legislate on state list. इसका दूसरा भी लिख सकते हो, or to exercise the powers exercise the legislative powers of the state legislature. ब्रैकेट में लिख दो भले, और टू एक्सरसाइज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. सेकंड, प्रेसिडेंट में डेलीगेट such power of legislation on any other authority. कि जो प्रेसिडेंट को पावर दी है लेजिस्लेशन के लिए पार्लियामेंट ने, कानून बनाने की, वे अपनी शक्ति को आगे भी किसी को दे सकते हैं. इसको हम कहते हैं पावर को डेलीगेट करना या प्रत्यायोजित करना. ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लें, फिर आगे बढ़े हम नेक्स्ट पॉइंट. conferring powers on the union or its officers. Conferring powers on the union, पांचवा पॉइंट, conferring powers on the union or its officers. संघ सरकार या उसके अधिकारियों को शक्तियां प्रदत्त करना. लिख दें, संसद या भारत के राष्ट्रपति, संसद या भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन अन्य प्राधिकारी संघ या उसके अधिकारियों को कार्य सौंप सकेंगे, कुछ कृत्यों को करने के लिए अधिकृत कर सकेंगे और शक्तियां प्रदत्त कर सकेंगे. हेलो, हाँ जी, वो मैं भेज दूंगा, पर आज खाना नहीं भेजना. ठीक है, हाँ, बस आज और कहीं जाना है. ठीक. The president or the parliament or
delegated authority or delegated officer या authority may confer powers on the union or its officers, on the union or its officer. संघ या उसके अधिकारियों को कोई भी शक्तियां दे सकते हैं, कोई भी कृत्यों को करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं. They may authorized to do some functions or powers may be conferred on them by the president or parliament or by delegate authority. Next, take 6th point. To authorize expenditure from consolidated fund of the state. राज्य की संचित निधि से खर्च करने के लिए प्राधिकृत करना. To authorize the expenditure from consolidated fund of the state. संसद राज्य की संचित निधि से खर्च करने का आदेश दे सकती है या प्राधिकृत कर सकती है कि राज्य का जो फंड है उसमें से खर्च करने के लिए पार्लियामेंट जो है ऑथराइज कर सकती है कि इसमें से खर्चे किए जा सकें. Thus we have seen the effects of such emergency. We have discussed the grounds of such emergency and its effects. कि हमने देख लिया कि भी किन आधारों पर यह इमरजेंसी लागू की जाती है और दूसरा इसके क्या प्रभाव है. Now come to the next point, the cases, the relevant cases relating to it. The cases जो है उसमें the important cases we shall discuss one or two case. State of Rajasthan versus Union of India. यूनियन ऑफ इंडिया को शॉर्ट में हम लिखते हैं यूआई. स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ AIR 1977 SC 1361. जैसे कि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं क्लास में, 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की और वो इमरजेंसी कब तक चली? 1977 तक. फिर उनके एडवाइजर्स ने कहा कि आप जो है अब चुनाव का आदेश दे दो, अब जनरल इलेक्शंस करा लो, सामान्य निर्वाचन आप संसद का जो है निर्वाचन करवा लो. संसद का निर्वाचन करवाया. श्रीमती इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई. हारने के बाद क्या हुआ? जनता पार्टी की सरकार बनी. 1977 में जो अपन जेपी कहते हैं वो कौन थे? वो जयप्रकाश नारायण ने एक नया दल बनाया, जनता पार्टी की सरकार बन गई. जनता पार्टी की सरकार में होम मिनिस्टर कौन बने? चौधरी चरण सिंह. चौधरी चरण सिंह ने एक लेटर लिखा. ये जो 7 राज्य थे उसमें राजस्थान राज्य भी था और कई राज्य थे, 9 राज्यों को पत्र लिखा कि इनमें कांग्रेस की सरकार थी राज्यों में. इनको पत्र लिखा कि आप सीएम्स को पत्र लिखा कि आप गवर्नर को सलाह दें
कि विधानसभा भंग कर दे और नए चुनाव करवाए। तो ये राज्य कहां गए? सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया इन्होंने। किस बात के लिए? कि भाई ऐसा नहीं हो कि 356 जो अभी हम पढ़ रहे हैं, धारा 356 का प्रयोग करते हुए सेंटर हमारे विधानमंडलों को भंग कर देगा, हमारी सरकार को डिसमिस नहीं कर दे। इस चिंता से ये जो है सबके सभी आर्टिकल 131 के अंतर्गत अगर दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो या संघ या राज्यों के बीच विवाद हो तो सीधा केस कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्राप्त है, मूल अधिकारिता प्राप्त है। तो आर्टिकल 131 में इन्होंने जो है केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में पहला तो यही क्वेश्चन उठाया कि भाई ये तो पॉलिटिकल मामला है, दैट ए पॉलिटिकल क्वेश्चन रीजन। तो इसलिए 131 में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट को एंटरटेन करने का। कब एंटरटेन करने का क्वेश्चन होगा? जब ये लीगल क्वेश्चन अराइजेस। कोर्ट कब कार्यवाही करेगा? जबकि कोई विधिक प्रश्न उसके सामने उत्पन्न हो। तो चूंकि विधिक प्रश्न नहीं है, राजनीतिक प्रश्न है, इसलिए जो है कोर्ट को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता, यह तर्क दिया गया। द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट। उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया। बोले देयर इज ए लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड इन द केस। अब तक का लिखो ये फिर। इन 1977 1977 में इन द सेंटर जनता पार्टी या जनता दल सरकार वाज फॉर्म्ड। 1977 में निर्वाचन के उपरांत जनता पार्टी की सरकार बनी। द होम मिनिस्टर, दी देन होम मिनिस्टर, तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह wrote a letter to the CMs। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस प्रशासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर, ही रोट ए लेटर टू द सीएम्स, पत्र लिखकर कहा कि वे राज्यपाल को विधानमंडल को भंग करने की सिफारिश दें, कि वे राज्यपाल को विधानमंडल को भंग करने की सिफारिश दें। आई शैल कंटिन्यू द मीटिंग। ओके, कि वे राज्यपालों को यह सलाह दें कि वे राज्य विधानमंडलों को भंग कर दे। wrote a letter to the CM to advise the governors to advise to governor to dissolve the legislative assemblies। कि वे राज्यपाल को सलाह दें कि वो इनको डिजोल्व कर दे, भंग कर दे। भंग करने का मतलब नया चुनाव करवाओ। आप सेंटर में जो है सरकार बदल गई, इसलिए आप नया चुनाव करवाओ। ठीक है ना? तो अब आगे लिखो, स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर स्टेट्स। राजस्थान राज्य व अन्य राज्यों ने आर्टिकल 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किया। स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर स्टेट्स filed a suit in the Supreme Court
अंडर आर्टिकल 131। राजस्थान राज्य व अन्य राज्यों ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रश्न था कि क्या यह मामला 131 में आता है। The question was whether a legal question was involved. Whether a legal question was involved. क्या कोई विधि का प्रश्न उत्पन्न हुआ था? क्या कोई विधि का प्रश्न उत्पन्न हुआ था? तो क्या क्वेश्चन इन्वॉल्व था? The immunity of the state legislature The question involved was the immunity of the state. क्या राज्यपाल की संतुष्टि असंगत कंसीडरेशंस पर आधारित थी। असंगत कंसीडरेशंस पर आधारित थी। या उन्होंने दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है, या उन्होंने दुर्भावनापूर्वक कार्य किया था। If the court considers that the proclamation was illegal, then it may revive or restore the state legislature. यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, कि ऐसी उद्घोषणा अवैध थी, तो न्यायालय विधानमंडल को पुनर्जीवित करने का आदेश दे सकता है। विधानमंडल को रिवाइव कर सकता है, पुनर्जीवित करने का आदेश दे सकता है। Next, for proving the majority, proving the majority there should be a floor test. बहुमत सिद्ध करने का तरीका फ्लोर टेस्ट है। बहुमत सिद्ध करने का तरीका फ्लोर टेस्ट है, अर्थात क्या किसी सरकार को बहुमत प्राप्त है या नहीं, वह यह बात विधानमंडल के पटल पर सिद्ध करे।
भाई प्राय क्या करते हैं, गवर्नर को लिस्ट दे देते हैं, वो कोई मायना नहीं रखते कि गवर्नर को लिस्ट दे दी कि हमें इतने एमएलए का समर्थन प्राप्त है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सदन पर जो है, पटल पर जो है अपना बहुमत सिद्ध करें। हाँ, क्लास में हूँ डॉक्टर साहब, बस अभी थोड़ी देर में होगी, मैं भी करता हूँ। ठीक। तो ये प्रिंसिपल्स इसमें ले डाउन कर दिए, इसके साथ ही ये इमरजेंसी भी समाप्त हुई। अब रह गई आपकी तीसरी इमरजेंसी। आपका वो मूट कोर्ट वाला फिर क्या क्या रहा फाइनल, कब करोगे और क्या, वो बता दिया है क्या? पहले वो बयान वगैरह बनाने, सबके अलग अलग। और कौन कौन से रोल है वो सब आपने निकाल लिया ना? किस किस कौन से रोल चाहिए, एक तो देखो बुलजे सब बता दिया ना, सब बता दिया है ना। और उसकी भाई वो भी स्टेटमेंट उसके भी करवाने, देख दिया है ना। बस नाम चेंज कर देंगे और थीम वही रह जाएगी उसकी, क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर लेंगे ना कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन किसको कहते हैं। इनको मैं एक बार इसको भी थोड़ा एड्रेस कर दूं। हाँ, इसके साथ ये इमरजेंसी पूरी हो गई। ओके, ये हमने कंप्लीट कर दी, 2 केसेस भी देख लिए और इफेक्ट्स वगैरह भी चेक कर लिए। तीसरी के बारे में भी बता दूं इमरजेंसी, थर्ड भी खत्म कर दूं, आपकी कर लो जैसी ना, इच्छा हो सर, करवा है दो। ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी छोटी सी है, कर ही लो, 10 एक मिनट में, है ना। आप कर लो, आप सब लोग 10-12 मिनट में ये कर लें, उसके बाद डिस्कस कर देना। थर्ड इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, या इसको आर्टिकल है 360। द प्रेसिडेंट में ग्राउंड्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया कह दो, और एनी पार्ट इज थ्रेटेंड। ये आधार है, ठीक है। वित्तीय आपात की क्या आधार है कि भारत के राष्ट्रपति अगर भारत की वित्तीय साख, है ना, भारत की वित्तीय स्थिरता, पहला पॉइंट हो जाएगा, वित्तीय स्थिरता या वित्तीय साख को खतरा है, तो वे ऐसी इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। भारत में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित नहीं हुई है, तो वित्तीय स्थिरता या साख को कोई खतरा है, वित्तीय साख को खतरा है, तो वे ऐसी इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वही का वही पॉइंट लेना है, सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, पश्चातवर्ती उद्घोषणा। सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन सेम है जैसा हमने 356 में देखा था। सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, ये हेडिंग लगा दो। सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के द्वारा
पहले की कोई भी उद्घोषणा है उसको परिवर्तित या खंडित कर सकते हैं। हिंदी में पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा पूर्ववर्ती उद्घोषणा को खंडित या परिवर्तित कर सकते हैं। पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा पूर्ववर्ती उद्घोषणा को परिवर्तित या खंडित कर सकते हैं। नेक्स्ट, अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 months। ऐसी उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। जैसा हमने उसमें पढ़ा है वही का वही सेम। सच प्रोक्लेमेशन शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 months। और यदि उस समय लोकसभा भंग हो, यही सेम हमने कल पढ़ा था कि उस समय क्या है, द लोकसभा इज डिजोल्व और इट इज डिजोल्व विद इन 2 months। यदि हिंदी वाले, यदि उस समय लोकसभा भंग है या 2 माह के भीतर लोकसभा भंग हो जाती है, तो लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। इफ द लोकसभा इज डिजोल्व और डिजोल्व्स ड्यूरिंग 2 months, then it may be approved within 30 days from the first meeting, within 30 days from the first meeting of the Lok Sabha after new election। तब नवनिर्वाचित लोकसभा के द्वारा अपनी प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर अनुमोदन किया जा सकता है। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इसका अप्रूवल जो है करवाना जरूरी है पार्लियामेंट से। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी direction by the union to follow canons of, ये पूरा सेंटेंस लिख दो बोली, डायरेक्शन बाय द यूनियन टू फॉलो कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। संघ राज्यों को निर्देश दे सकेगा, संघ राज्यों को निर्देश दे सकेगा कि वे वित्तीय औचित्य के किन सिद्धांतों का पालन करेंगे, कि वे वित्तीय औचित्य के किन सिद्धांतों का पालन करेंगे। है ना कि फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ आपको फॉलो करने होंगे। इस प्रकार का आदेश संघ राज्यों को दे सकता है। नंबर 2, दूसरा, डायरेक्शन टू रिड्यूस सैलरी,
राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती का आदेश दिया जा सकता है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती का आदेश दिया जा सकता है। राज्यों को निर्देश दे सकते हैं कि आप अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती करें। नेक्स्ट, डायरेक्शन टू रिड्यूस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ यूनियन। संघ के मामलों में नियोजित कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती का आदेश दिया जा सकता है। संघ के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती का आदेश दिया जा सकता है, इंक्लूडिंग द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है। उनके वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकेगी। एक और इफेक्ट है, और लिखें। एक और लिखते हैं, दैट द मनी विल पास बाई स्टेट लेजिस्लेचर, passed by the state legislature, shall be reserved for the consideration of president. यह कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाएगा। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाएगा। देखिए, वी हैव कंप्लीटेड द इमरजेंसी प्रोविजंस। और हम टॉपिक क्या कर रहे थे वो तो आप लोग तो उस समय आए थे या नहीं, कि टॉपिक तो हमारा ये था, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान की प्रकृति क्या है, वेदर इट इज फेडरल और यूनिटरी। और ये सारा बताने का पर्पज ये है, इन इमरजेंसी आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स यूनिटरी, कि इमरजेंसी के दौरान, आपात स्थिति के दौरान भारत का संविधान एकात्मक हो जाता है, सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती है। इसको बताने के लिए मैंने आपको इमरजेंसी प्रोविजंस पूरे करा दिए, ताकि आपको लगे भी हमारा सिलेबस भी कुछ हो गया है। हमने आर्टिकल 352 से 360 और केसेस को कंप्लीट कर दिया। ठीक भाई, ओके, आई एम लीविंग द मीटिंग।